मेरा नाम सैयद जाफ़र हुसैन। मैं अहलाबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में हिंदी अध्यापक हूँ। आज हम 7वीं कक्षा का 13वां पाठ संघर्ष के कारण मैं तुनुक मिजाज हो गया। संघर्ष के कारण यानी जो संघर्ष कर रहे थे, लड़ रहे थे अपनी खेल की ज़िंदगी से, उसकी वजह से एक संघर्ष के कारण तुनुक मिजाज हो गया। यह धनराज पिल्ले की कहानी है। एक बहुत बड़े हॉकी प्लेयर हैं और इन्होंने मेडल जीत के अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन करे। उनके बारे में अपन ये जानकारी लेने का है। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनती पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। जो अपन पाठ पढ़ रहे हैं वो पाठ क्या है बोले तो, हॉकी के जो मशहूर खिलाड़ी धनराज पिल्ले हैं, उन्हें 35 वर्ष होने के बाद यानी 35 ईयर्स में उनका एक इंटरव्यू लिया गया। वही इंटरव्यू के दौरान इन्होंने क्या बोलना, ये अपने को यहाँ पे पाठ में दिया गया। विनीता खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदिनी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफ़र बहुत लंबा और कष्ट साध्य रहा है। उस सफ़र के बारे में कुछ बताएं। ये विनीता पांडे जो इनका इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, उनका नाम है। उन्होंने इनसे सवाल कर रहे हैं कि खिड़कियों में से यानी तो पुणे के तंग गलियों में से आप वहाँ पे रह के, वहाँ से लेके मुंबई में आप पहुँचने का आपका सफ़र कैसा रहा? आप कितनी परेशानी से ये सफ़र करते हुए यहाँ तक आप पहुँचे? धनराज, बचपन मुश्किलों से भरा रहा। मेरा बचपन तो मुश्किलों से रहा। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे। मेरे 2 बड़े भाई हैं, उन लोग भी हॉकी खेलते थे। उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक़ हुआ। ये 2 भाइयों को देखते हुए मुझे भी ये एक शौक़ हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी। लेकिन मेरे पास हॉकी का जो स्टिक है वो ख़रीदने के उतने पैसे भी मेरे पास नहीं थे। इसलिए अपने साथियों के स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। इसलिए मैं मेरे साथियों के जो भी स्टिक है, मेरे दोस्तों के, उन लोगों से लेके मैं ये काम चलाता था। वो मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। वो स्टिक मेरे हाथ को जब आती थी कि तब उन लोग खेलने के बाद मुझे हॉकी स्टिक देते थे। इसके लिए बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता था। इसलिए बहुत धीरज से यानी सोच समझ के धीरज से कंट्रोल में रह के मैं मेरी बारी का इंतज़ार करता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैंप के लिए चुन लिया गया। मेरे हाथ में स्टिक कब आई थी बोले तो, पहली बार मेरे भाई को भारतीय कैंप में इनको चुन लिए थे जब उनकी स्टिक मेरे हाथ को आई। जब तक मेरे कने स्टिक नहीं थी, मैं दूसरे खिलाड़ियों के इंतज़ार में रहता था। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। जब जैसे कि भारतीय कैंप में उनको चुना गया, उसके बाद उनकी जो पुरानी स्टिक है वो मुझे दे दिए। वो नहीं थी, वो तो नहीं थी,
लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी। वो तो एकदम न्यू नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वो मेरी अपनी थी, क्योंकि अब वो मेरी हो गई थी, इसलिए मुझे बहुत इम्पोर्टेंट था। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। पहली खेल 1985 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी में पहली बार खेले थे। तब मैं सिर्फ 16 साल का था, जब मेरी उम्र 16 ईयर्स थी। देखने में दुबला पतला और छोटा बच्चा जैसा चेहरा। मेरे को देखने में इतना दुबला पतला था और छोटे बच्चों के जैसा मेरा चेहरा भी रहता था, सूरत भी वैसी रहती थी, बिल्कुल छोटी। अपनी दुबली कद काटी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था। मैं इतना दुबला पतला था, लेकिन फिर भी मेरा दबदबा बहुत था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। कोई भी अंधो कौन सा भी खिलाड़ी अंधो मुझसे टकराने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। मैं मैदान में भी जैसा रहता था, बाहर भी वैसे ही, लेकिन एकदम इनोसेंट कैसा रहता था। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया। 1986 में मेरे को सीनियर टीम में डाल दिए और मैं बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई चला आया। और मेरे को जैसे कि सीनियर टीम में डाल दिया, उसके बाद मैं मेरे बोरिया बिस्तर पूरा ले लेके, यानी कपड़े वगैरह ले लेके मैं सीधा बॉम्बे आ गया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। वहाँ पे जो सीनियर टीम में मेरे बड़े भाई, उनका नाम है रमेश, उन्होंने और मैं दोनों इतनी बेहतरीन खेल खेले कि वहाँ पे धूम मच गई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक के लिए नेशनल कैंप से बुलावा ज़रूर आएगा। ये खेल को देखते हुए मुझे थोड़ी सी उम्मीद हुई कि ओलंपिक्स गेम्स में 1988 जो ओलंपिक्स गेम है, उसमें मुझे किसी भी हाल में नेशनल कैंप के लिए बुलावा आएगा। बल्कि मेरा पूरी उम्मीद थी किसके, धनराज पिल्ले की, पर नहीं आया। लेकिन नहीं आया, मेरा नाम 57 खिलाड़ियों के लिस्ट में नहीं था। जो 57 खिलाड़ियाँ रहते उनके नाम, वो लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, बहुत बड़ी मायूस हो गया मैं। मगर एक साल बाद ही आलवीन एशियन कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। उसके बाद एक साल के बाद आलवीन एशियन कप जो है वो कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेके आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जब से जो सफ़र मेरा आगे बढ़ते गया, वो सफ़र आगे बढ़ता ही रह गया, लेकिन पीछे मुड़ना मुझे नहीं मालूम हुआ, यानी पीछे मुड़ के देखा मीच नहीं। फिर विनेता सवाल कर रहे हैं, आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? आपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हुई है? ठीक है, आपका स्कूल का जीवन कैसा था और स्कूल के दिनों की यादें क्या है? धनराज, मैं पढ़ने में एकदम फिसुड़ी था। मैं एकदम नाकाम था, पढ़ने के लिए फिसुड़ी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा। जैसे कि धीरे धीरे रेंगते रेंगते मैं 10वीं क्लास तक तो चले गया, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। लेकिन उसके बाद की आगे की पढ़ाई के लिए मेरे को बहुत मुश्किल थी। एक बात कहूँ, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो, एक बात बताऊँ, अगर से मैं हॉकी खिलाड़ी नहीं होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। अगर से मैं ये हॉकी का प्लेयर नहीं होता तो मैं आज चपरासी की नौकरी के काबिल भी नहीं था। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट्स भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ।
आज मैं वो बड़े बड़े डिग्रियां हासिल नहीं कर सका, जैसे कि BA, BSc, BCom, ऐसे डिग्रियां तो हासिल नहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक ही बात मैं बोल सकता है कि आज मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। ये हंसते हुए अपने मजाक में लेते गए। और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। और मेरी शादी के लिए ये जो हॉकी है वो मेरा टर्निंग पॉइंट है, इसलिए मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। विनता, आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। आप ऐसे मिजाज के क्यों हैं? कभी कभी देखा गया तो आप गुस्से में भी आ जाते हैं। धनराज, इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। ये जो मेरी मिजाज का जो रवैया है वो मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैं हमेशा मेरे बचपन से क्यों ना जाने मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित नहीं हूँ बल्कि महसूस करता था। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्होंने हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी माताश्री को देखा मैं, उन्होंने हमारी ज़िंदगी को यानी हमारे को पालन पोषण के लिए उन्होंने कितनी मेहनत करना पड़ा, कितना ज़िंदगी से संघर्ष करना पड़ा। मेरी तुनक मिजाज के पीछे कई वजहें हैं। मेरी जो ये मिजाज है इसके पीछे कई रीज़न्स है, लेकिन मैं बिना लाग लपटे वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, सीधा किसी को भी कुछ भी रहने दो मुँह पे बोल देने वाला हूँ। मेरे दिल में जो बात आती वो बात मैं सुना देता हूँ, और बात का कोई पर पछतावा भी पड़ता है। बाद में कोई पछतावा भी मुझे होते रहता, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ। मुझसे अपना गुस्सा रोक नहीं जाता। जो गुस्सा मेरे में है वो मैं रोक नहीं सकता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मज़ा आता है, और दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने के लिए बहुत मज़ा आते रहता। मुझे ज़िंदगी में हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए जूझना पड़ा। मेरी ज़िंदगी में हर एक छोटी बड़ी चीज़ों के लिए किसी के सामने झुकना पड़ा, जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया। इसी वजह से मेरे ने ये चिड़चिड़ापन आ गया, ये मिजाज का मैं बन गया। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं जितना चिड़चिड़ा हूँ उसके साथ साथ मैं भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ़ में नहीं देख सकता। कोई अगर से इंसान परेशान है, कुछ तकलीफ़ में है, तो वो मुझसे दिखाई नहीं जाता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कद्र करता हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स है, मेरी जो फैमिली है, मेरा जो परिवार है, उन लोगों को मैं बहुत कद्र करता हूँ, इज़्ज़त देता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। अगर से मेरे गलतियाँ रहे तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगने के लिए मुझे कोई शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ। विनता, आपके परिवार की आपके लिए क्या अहमियत है? आपके परिवार के लिए, आपके परिवार के बारे में आपकी क्या अहमियत है? धनराज, सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली है। सबसे ज़्यादा इंकरेजमेंट मेरी माँ से दी गई है। उन्होंने हम सब भाई बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। उन्होंने हम लोगों को अच्छे कैरेक्टर्स हमको डालते हुए अच्छी कोशिश की, और हम लोगों को अच्छा रास्ता दिखा लेते हुए आई। मैं उनके सबसे नज़दीक हूँ। मैं मेरी माँ के सबसे नज़दीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूँ या विदेश में रहूँ, रोज़ रात में सोने से पहले माँ से ज़रूर बात करता हूँ।
चाहे मैं इंडिया में रहूँ चाहे या दूसरे कंट्री में जाके खेलना भी पड़ा तो हर रोज़ रात में मैं ज़रूर मेरी माँ से बात करता हूँ। मेरी माँ ना मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी माँ मेरी जो ये कामयाबी है उसे इज्जत से संभाल के रखने की सीख मुझे दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है। मेरी जो सबसे बड़ी भाभी हैं उसका नाम कविता है। उन्हें भी मेरे लिए बहुत किस्म के प्रेरणा दी है। वो भी मेरे लिए प्रेरणा स्त्रित रही है। उन्हें भी मेरे को एक एंकरेज करने वाली और मेरे को आगे बढ़ाने के लिए जो एंकरेज कर रहे थे वो प्रेरणा देने वाली हैं। विनेता, आपने सबसे पहले कृत्रिम घास पर हॉकी कब खेली? फिर इन्हें सवाल कर रहे हैं कि आप सबसे पहले जो ये नेचर के घास नहीं का आर्टिफिशियल घास जो है उसके पर आप हॉकी कब खेले? धनराज, मैं सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी तब राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने 1988 में नई दिल्ली आया। मैं सबसे पहले ये जो आर्टिफिशियल घास जब देखा कि नेशनल खेल के लिए जब 1988 में मैं दिल्ली को आया था, मुझे याद है कि किस तरह सोमैया और ज़कीम कार्लक्स मुझे एक कोने में ले जाके कृत्रिम घास पर खेलने के गुरु बता रहे थे। जो मुझे सिखाने वाले सोमैया और ज़कीम, ये दो जने मेरे को एक कोने में लेके जाके ये घास में किस तरीके से खेलना है बोलकर प्रैक्टिस दे रहे थे। और जब मैं वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। उन लोग जब मेरे को वो घास के बारे में बता रहे थे तो जब मैं झुक झुक कर ये घास कैसी है बोल के देख रहा था, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि साइंस इस तरीके से डेवलप कर रहा क्या, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकी, जिससे आर्टिफिशियल घास भी उठा सकते हैं। विनता, हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास एक कार हो। आपके पास अपनी पहली कार कब आई? हर एक युवक का, हर एक लड़के की यह ख्वाहिश होती है कि अपने पास एक कार होना या कुछ बाइक होना या कुछ चीज़ें होना। तो आपके पास सबसे पहली कार कब आई? धनराज, मेरी पहली कार एक सेकंड हैंड अरमड़ा थी। मेरी सबसे पहली कार सेकंड हैंड की थी, अरमड़ा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। पहले जो मेरे एम्प्लॉयर थे उन्हें मुझे ये अरमड़ा कार दी थी। तब तक मैं काफ़ी नामी खिलाड़ी बन चुका था, जब तक मेरा नाम कितना कि मशहूर हो गया था। मगर ये कोई ज़रूरी नहीं कि शहरत पैसा साथ लेकर आए, लेकिन ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जो शहरत है वो पैसा लेके आएगा। मैं तब भी मुंबई के लोकल ट्रेन में और बसों में सफ़र करता था। मैं जब भी मुंबई के लोकल ट्रेन में और बसों में सफ़र करने लगता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मैं लोकल बस में, लोकल ट्रेन में सफ़र करता था, क्योंकि मैं टैक्सी में जाने के लिए मुझ में इतनी हैसियत नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से मेरी रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। मुझे एक चीज़ याद है, एक बार एक हादसा ऐसा हुआ कि एक बार एक फ़ोटोग्राफ़र एक भीड़ में रेलवे स्टेशन में मेरी एक फ़ोटो खींच कर दूसरे दिन अखबार में डाल दिया और अखबार में छाप के ये लिखा कि हॉकी का एक सितारा धनराज पिल्ले आज भी मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ।
जब मैं महसूस करूँ कि यहाँ पे मैं एक मशहूर आदमी हो गया हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफ़र करने से बचना चाहिए, और मुझे ये लोकल ट्रेनों में से बचना चाहिए, यहाँ पे सफ़र नहीं करना है। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता उससे अपनी परिवार चलाना पड़ता था। लेकिन जो भी मैं थोड़ा बहुत कमाता था वो मेरे परिवार को चलाने के लिए, मेरे परिवार के साथ गुजारा करने के लिए मैं बराबर होता था। धीरे धीरे पैसे जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पुणे पैसे भेजना शुरू किया। धीरे धीरे पैसे मैं जमा करके मेरी एक बहन की शादी कर रहा हूँ और हर महीना मेरी माँ को थोड़े बहुत पैसे पुणे को भेजता रहा। आज मेरे पास एक फोर्ड आइकॉन है जिसे मैंने सन 2000 में ख़रीदा था। आज मेरे पास फोर्ड आइकॉन की कार है, वो 2000 में ख़रीदा था। मगर वो किसी की कॉरपोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं, लेकिन वो किसी का दिया हुआ तोहफ़ा नहीं है, बल्कि मेरी मेहनत की गड़ी कमाई से ख़रीदी हुई कार है। वो कोई तोहफ़ा दिया तो कार नहीं होता, वो मेरी मेहनत की कमाई से जो ख़रीदी हुई कार है। विनता, सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? जो आप जीत हासिल कर रहे हैं इसके लिए आपका क्या महत्व है? तो आपके सफलता के लिए क्या महत्व है? हाकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? जो हॉकी के खेल में दुनिया को यानी हिंदुस्तान को इतना नाम कमा के दिए, और इसके बदले में आपको क्या मिला? धनराज, कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। थोड़े पैसे मेरे को गिफ्ट में मिले, लेकिन आज के खिलाड़ियों को जितना पैसा मिलता है, आज के खिलाड़ियों के मुकाबले में जब ये कुछ नहीं था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना। मेरा पहला फ़र्ज़ था कि मेरे परिवार में, मेरी फैमिली में, मेरे माता पिता के पास जो आर्थिक तंगी है, पैसों की तंगी है, उसे दूर करना है और उन सबको एक बेहतर ज़िंदगी देना, और उन लोगों को सबको एक अच्छी ज़िंदगी देना, अच्छी परिवार में रहना। विदेश में जाके खेलने से जो कमाई हुई उससे मैंने 1994 में यानी 1954 में पुणे में भाऊ पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा। जो विदेश को जाके वहाँ पे खेल के मेरी जो कमाई है उससे 1994 में पुणे में एक पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट ख़रीदा। घर छोटा ज़रूर है पर हम सबके लिए काफ़ी है। घर तो बहुत छोटा है लेकिन हम सबके लिए वो तो बस है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे पवाई में एक फ्लैट दिया। 1999 में महाराष्ट्र के सरकार मुझे पवाई में एक फ्लैट दिए। वो ऐसा घर है जिसे ख़रीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं हो पाती। वो इतना शानदार घर है कि मेरी ज़िंदगी में, मेरी हैसियत में कभी भी मैं वो घर नहीं ख़रीद सकता था। विनता, सेलिब्रिटीज़ के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? जो सब सेलिब्रिटीज़ रहते हैं उनके साथ एक ही मंच के पर बैठे तो कैसा लगता आपको? धनराज, बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने ख़ास हैं। जब हम लोग राष्ट्रपति से, प्रेसिडेंट से मिलने के लिए गए थे, जब मैं महसूस करूँ कि हम लोग कितने ख़ास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। जो ये हॉकी का खेल है, जहाँ पे भी हम गए वहाँ पे हमको इज़्ज़त मिलने की वजह ये हॉकी का खेल है। ये था
पाठ धनराज पिल्ले का उनके उनकी बायोग्राफी में ये बताया गया कि उनका इंटरव्यू कैसा था और इंटरव्यू में क्या हुआ और इस तरीके की मिजाज के क्यों हो गए, ये पार्ट में सब बताया गया। ये एक अच्छे खिलाड़ी है हॉकी के, ये हॉकी खेली इनको ज़िंदगी में आके लेते गया। यह था आज के लिए पाठ, यहाँ पे समाप्त। कल दूसरा।